हुए मंत्री ने कहा कि हमारे पास 1 सप्ताह के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन है। कुछ ऑक्सीजन रीवा में है तथा कुछ सतना में भंडारण कर ली गई है। इसके अलावा उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वैक्सीनेशन के लिए 80 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 18 साल के ऊपर के लोगों को इंजेक्शन लगाए जाएंगे। प्रभारी मंत्री ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार से कोविड-19 वैक्सीन इंजेक्शन का साइड इफेक्ट नहीं है। इस महामारी से बचने 18 से 45 वर्ष की उम्र वाले अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र में पहुंचकर वैक्सीनेशन करवाएं। यहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त है। हमारे पास अभी ऑक्सीजन की सप्लाई न हो तब भी हमारे पास एक सप्ताह ऑक्सीजन चल जाएगा। इतनी व्यवस्था हो रही है। उस ऑक्सीजन एक्सचेंज आ गया था तो उसने जो सतना में एलाइड है कंपनी उसमें स्टोर करा दिया है। बेड भी यहाँ पर्याप्त है और वैक्सीनेशन के कलेक्टर साहब को निर्देश दिए हैं कि एक सेंटर तो हॉस्पिटल के साइड में ही है और दूसरे वैक्सीनेशन के सेंटर ऐसी जगह बनाए गए जहाँ पब्लिक सुविधा से पहुँच सके और उसको सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप लोग अपने माध्यम से बता दें कि सब लोग सहजता से वहाँ पहुँच सकें। तो कितने वैक्सीनेशन केंद्र हैं अपने ज़िले में और कितने अभी तक पंजीयन कराए जा चुके हैं? लगभग पंजीयन तो प्रदेश में 1,30,00,000 हो गए, है ना। यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर 30 तक फाइनल हो जाएंगे। कहाँ 80 वैक्सीनेशन सेंटर रीवा में बना दिए गए। जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन हुआ है और क्या उतनी पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है अपने पास? देखिए, जितना वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा उतना वैक्सीनेशन हो जाएगा और जैसे जैसे मैंने ये टीका उपलब्ध होते जाएंगे वैसे वैसे वैक्सीनेशन का काम सतत चलता रहेगा। लोगों को क्या संदेश देंगे वैक्सीनेशन को लेकर के, युवा पीढ़ी को खासकर जो अभी करेंगे? ये तो संदेश हम लोग तो दे ही रहे हैं। आप लोगों को भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहना चाहिए कि वैक्सीनेशन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी को जान का खतरा नहीं होता। साधारण सी बुखार, मैंने वो भी 1% 2% लोगों को बुखार आता है, 99% लोगों को बुखार नहीं आता। हमने स्वयं वैक्सीनेशन कराया, मुझे बुखार नहीं आया, न सर चढ़ा, कुछ नहीं हुआ। तो हम आप सबको जो जागरूक लोग हैं उनको जनता जनार्दन तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि वैक्सीनेशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वैक्सीनेशन ही लोगों की जान बचाने का काम कर सकता है। अभी संजय गांधी अस्पताल में मरीजों की भर्ती नहीं हो पा रही थी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। देखिए, हम लोगों ने गाँव में भी बनाया है, जिनका बांध नए के नीचे ऑक्सीजन है उनको अस्पताल में भर्ती करना है। जो बांध नए के ऊपर है तो हर सिविल अस्पताल में, हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ उनको भर्ती होने का काम करना है। और जो आइसोलेशन सेंटर है वहाँ वो भर्ती हो जाए, वहाँ उपचार होगा। अगर वो क्रिटिकल होते हैं उनको मेडिकल कॉलेज में, जिला अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। तो स्वास्थ्य केंद्रों के लिए क्या, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? ग्रामीण अंचलों में धीरे धीरे कोविड बढ़ता जा रहा है कहीं ना कहीं। हम ग्रामीण अंचलों में हम गोविंदगढ़ गए, सिमरिया गए, सिरमौर गए, जबा गए, आपके तो वहाँ नहीं जवा गए, चौथर गए, चाक घाट गए, नई गढ़ी गए, मऊगंज गए, हनुमाना गए, गुड़ गए और सभी जगह 10-10 बेड की ऑक्सीजन बेड की वहाँ व्यवस्था की और वहाँ जो कोविड पॉजिटिव आते हैं वहाँ भर्ती होकर उनका इलाज होता है। जो क्रिटिकल केस होते हैं उनको जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज वहाँ एम्बुलेंस से यहाँ पहुँचाने का काम होता है। कैदी की मौत के पश्चात परिजनों ने किया अस्पताल गेट के समक्ष हंगामा। परिजनों ने शासन प्रशासन और व्यवस्था पर उठाए कई सवाल। इधर पुलिस प्रशासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू व धारा 144 का उल्लंघन कर भीड़ जुटाने को लेकर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही के भी निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक आपसी विवाद को लेकर कैदी केंद्रीय जेल रीवा में सजा काट रहा था, जिसकी अचानक से तबीयत खराब हुई और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कैदी की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजन बड़ी तादाद में अस्पताल गेट के समक्ष एकत्रित हो गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। इतना ही नहीं, परिजनों द्वारा कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। परिजनों ने कैदी की मौत के पश्चात क्या आरोप लगाए हैं, आइए हम आपको उन्हीं से सुनवाते हैं। हमारा भी कुछ सुना जाए ना, हमारा भी कुछ सुना जाए ना सर। तो मरीज को कोई नहीं परेशान कर रहा, मरीज को कोई परेशानी नहीं कर रहा। एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस चली गई, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस चली गई, एम्बुलेंस को नहीं रोका गया। हमारी बॉडी परेशान नहीं करेगा।
दरअसल जिस कैदी की मृत्यु हुई है वह रायपुर करचलियान थाने के ग्राम गोरेगांव का रहने वाला है, जिसका विवाद गांव में हुआ था। इसी मामले में यह केंद्रीय जेल में सजा काट रहा था। इसी बीच तबीयत खराब होने पर इसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां इसके इलाज के दौरान मौत हो गई और इसका नाम मथुरा साकेत, उम्र 35 वर्ष बताई गई है। स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन की माने तो कैदी कोरोना पॉजिटिव था, वहीं परिजनों का मानना है कि मृतक कोरोना पॉजिटिव नहीं था। इसी बात को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया गया। इस संबंध में तहसीलदार यतीश शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कैदी को कोविड सस्पेक्ट होने पर भर्ती किया गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। परिजनों द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं उसकी मजिस्ट्रियल जाँच होगी। इसके बाद जो भी मामले सामने आएंगे उस पर कार्यवाही की जाएगी। हाँ, ये विचाराधीन बंदी थे मथुरा प्रसाद साकेत, रायपुर करचलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत। इनके विरुद्ध मुकदमा चल रहा था गोरगांव गांव में, रायपुर करचलियान में, और उसी के तहत इनकी कोविड के लक्षण पाए गए थे। जेल में इनकी जांच कराई गई थी। रिपोर्ट जो थी वो वेटिंग में थी और इलाज के लिए सस्पेक्टेड इलाज उसमें यहाँ पे लाया गया था, जिनकी की मृत्यु हो गई थी। उसी को लेकर के यहाँ पर उनके परिजन आए हुए थे कि कुछ शव को देखना चाहते हैं और पीएम कराना चाहते हैं। उसी की मांग को लेकर के यहाँ पर काउंटर FIR की मांग को लेकर के यहाँ पे परिजनों ने संजय गांधी के गेट पर धरना दे रखा था। अभी एसपी साहब से बात हो गई है। एसपी साहब की समझाइश के पश्चात पर और हम लोग की समझाइश के बाद की जुडिशियल जांच भी समझाइश के बाद उन्होंने अपना यहाँ से हटा लिया है। अभी तो इनका कहना था कि अब आप बॉडी लाए थे तो चिकित्सकों ने पहले ही मृत डिक्लेयर कर दिया था जब जाँच भी नहीं हुई थी, तो फिर कैसे कोविड और ये चीज़ें पैकअप की नहीं, तो वो कोविड सस्पेक्टेड के रूप में लाए गए थे, जिनकी जांच रिपोर्ट आज आई है जिसमें से वो पॉजिटिव निकले हैं। कोविड सस्पेक्टेड पेशेंट के रूप में यहाँ वहाँ लाए गए थे, जिनकी जांच के पश्चात पर डॉक्टरों ने जैसा उस पर मृत्यु को घोषित किया गया था। कहना था कि जेल के अंदर मारपीट नहीं, वो तो नहीं हुई, मारपीट का तो ऐसा कुछ नहीं प्रतीत हो रहा है। और जेल के भीतर कोई एक अकेला एक कैदी तो रहते नहीं है कि उनको विशेष रूप से मारपीट किया जाए। 550-700 कैदी हैं वहाँ पर, ऐसा कोई विषय प्रतीत नहीं हो रहा। परिजनों का आरोप है, वो मजिस्ट्रियल जाँच का विषय है। जो भी जाँच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, बिंदु आएंगे, उस पर जाँच करके मांग कर रहे हैं, पर ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। हम लोग अपनी तरफ से कोविड पेशेंट के रूप में अगर कोई भी होगा तो हम प्रस्ताव बना करके भेज देंगे। रीवा जिले में 3 दिन रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन यानी कोरोना कर्फ्यू। रीवा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू यानी लॉकडाउन का किया गया है निर्णय, लेकिन यातायात के अलावा अन्य कई गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिसके चलते भीड़ भाड़ भी बनी रहती है। यही कारण है कि कोरोना की लिंक को तोड़ पाने में दिक्कतें आ रही हैं, जिसे देखते हुए एक बार फिर से जिले में अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। गत दिवस आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि अब जिले में 3 दिन के संपूर्ण जनता कर्फ्यू रहेगा, यानी कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसी दौरान अति आवश्यक कार्यों को छोड़ बाकी सभी कार्य प्रतिबंधित किए जाएंगे। जनता कर्फ्यू के संबंध में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आपदा प्रबंधन समिति द्वारा जो निर्णय लिया गया उसका सख्ती से पालन कराया जाएगा और जनता कर्फ्यू के दौरान इन 3 दिनों में दूध, मेडिकल और कोरोना मरीजों को लाने ले जाने वाले वाहनों के साथ टीकाकरण के लिए निकलने वाले लोगों को ही छूट दी जाएगी। बाकी अन्य लोग अगर इस दौरान बाहर पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा कलेक्टर द्वारा यह भी बताया गया कि सब्जी फल की दुकानों को भी प्रतिबंध किया गया। कलेक्टर इलैयाराजा टी ने जिले वासियों से अपील की है कि शासन प्रशासन का सहयोग करें, जिससे इस विश्वव्यापी आपदा से निजात मिल सके। नहीं, जनता कर्फ्यू है। जनता कर्फ्यू के एक पार्ट में हम लोगों ने 3 दिन का अनुशासन के साथ सभी लोगों से मिलते हुए एक हमको कर्फ्यू को पालन कराना है। इसमें सिर्फ अति आवश्यक सेवाएं ही बहाल रहेगी। उसमें दवा का दुकान रखेगी, हॉस्पिटल्स के लिए प्रॉब्लम कोई नहीं होगा। और वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं 1 तारीख से शुरू हो रही है, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। उन्हीं लोगों के लिए डेफिनेटली जाने के लिए अलाउड रखेगा। और हमारी केमिस्ट शॉप्स हैं, फार्मास्यूटिकल शॉप्स हैं और पेट्रोल पंप्स हैं। और बहुत ही कम सीमित इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जब कोई आता है, हमारा मजदूर वगैरह आता है, उनको ले जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल रहेगा। अदरवाइज़ काफ़ी रिमेनिंग सारी चीज़ें बंद रहेगा। पूरे सभी नागरिकों से अपील है कि जनहित में ही मतलब एक डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा ये फैसला लिया गया है, इसको अनुशासन के साथ हम लोग पालन कराया जाए। जल्दी ही हम लोग इस गंभीर महामारी से बाहर आए। सर, सब्जी के लिए क्या रहेगी? नहीं, हम लोग इसलिए पहले ही बता दिया है कि ये है नेक्स्ट 3 डेज़ में ये अवेलेबल नहीं रहेगा। मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं कराए जाने फैलाई जा रही अफवाह। ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा रीवा शहर।
जिले वासियों को अब ऑक्सीजन की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा। जिला प्रशासन इस दिशा में बड़ी ही मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है और रीवा जिले में ऑक्सीजन की कमी न होने पाए इस दिशा में बढ़ चढ़ कर कार्य किया गया और आनन फानन में जिला चिकित्सालय के साथ सुपर स्पेशलिटी और तथा कई अन्य निजी संस्थानों द्वारा प्लांट लगाए गए हैं। कोरोना मरीजों को सबसे बड़ी दिक्कत ऑक्सीजन के लिए आ रही है, जिसको लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। कई अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतें भी हो चुकी हैं, लेकिन इस मामले में रीवा जिला प्रशासन का सराहनीय पहल देखी गई और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का स्टॉक कर लिया गया। ऑक्सीजन की व्यवस्था के संबंध में कलेक्टर इलैयाराजा टी ने बताया कि हमारे पास 4 दिन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन का भंडारण है। जिला चिकित्सालय में प्लांट स्थापित किया जा रहा है, साथ ही सुपर स्पेशलिटी का भी प्लांट शीघ्र शुरू हो जाएगा, जिसका इंटरकनेक्शन सेंट्रल गांधी अस्पताल से भी रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर सिलेंडर और प्लांट दोनों से मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने कहा कि यह अफवाह फैलाई जा रही है कि मरीजों को भर्ती नहीं किया जाता, तो ये गलत है। घबराहट में आने वाले पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल कम होता है, जिसके लिए हमने डॉक्टर को एक टीम बनाई है जो जांच कर पहले जिससे ज़्यादा आवश्यकता होती है उसे भर्ती किया जाता है। हमारी प्राथमिकता है कि क्रिटिकल मरीजों को पहले उपचार मिले। हमारे पास 70 कंसंट्रेटर आ चुके हैं, साथ ही 100 कंसंट्रेटर के लिए ऑर्डर किया गया है जो शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएंगे। साथ ही कलेक्टर ने बताया कि सिंगरौली ऑक्सीजन प्लांट में तकनीकी खराबी आई थी, लेकिन उस पर सुधार हो चुका है और वहां से भी हमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता कराई जा रही है। ऑक्सीजन को लेकर हमारी संजय गांधी मेडिकल कॉलेज है, उसमें हमारे लिए ना 50 किलोलीटर का है ना हमारी ना टैंक्स हैं, ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंक है। सो राज्य शासन के द्वारा लगातार है ना लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई है ना हो रही है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की। अभी हमारे पास ऑलरेडी 2 टैंक फुल है, तीसरा टैंक में भर रही है। आज भी है ना 2 टैंकर्स का ना शासन ने व्यवस्था किए हैं। एक टैंकर ऑलरेडी ना हो गया है, मतलब एक टैंकर ऑलरेडी शाम को आने वाला है। ऑलमोस्ट हमारे पास 50 किलोलीटर की टैंक स्टोरेज है, वो आज है ना पूरी तरीके से ना फुल हो जाएगा। हम लोग लगातार है ना ऑक्सीजन की चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में पर डे एवरेज है ना हम 9.7-10 किलोलीटर के आसपास है ना हमारी ऑक्सीजन है ना देने का है पेशेंट के हिसाब से। उस हिसाब से देखो तो हमारे लिए ना 4 डेज़ तक है ना हमारे लिए ना ऑक्सीजन की ना पर्याप्त है ना स्टोरेज है। इसके साथ साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और हमारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सिलेंडर के माध्यम से हमको ऑक्सीजन देना है। तो हम लोग लगातार सिंगरौली में हमारे लिए एक प्लांट है ना आवंटित है, एयर सेपरेशन यूनिट है, उसमें सिलेंडर के माध्यम से भरते हैं। लास्ट 2 दिन से वो उनका ब्रेकडाउन हुआ है, आज उसको है ना ठीक किया गया है। अभी मेरे पास मैसेज आया कि वो भी चालू हो गया है। सो वहाँ से भी हम लोग के ना सिलेंडर्स मिलना शुरू हो गया है। हम लोग सतना में एक लिक्विड ऑक्सीजन के ना प्लांट है प्राइवेट सेक्टर पे, उसके माध्यम से भी हम लोगों ने लिक्विड ऑक्सीजन उसको भर करके हमारी कितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको लगातार है ना ऑक्सीजन हम लोग दे रहे हैं। सो ऑक्सीजन की ना कोई कमी अभी नहीं है। हम लोग जब भी कोई पेशेंट आता है एक घबराहट होकर भी आता है, उसके कारण है ना SpO2 लेवल है ना नीचे होता है। सो मेडिकल कॉलेज में एक ट्रायज एरिया बनी हुई है, एडमिशन एरिया। डॉक्टर्स है ना पूरा है ना उनको प्रॉपर्ली चेकिंग करते हैं, सो किसको ज़रूरी है सो उनको है ना एडमिट किया जाता है। बिकॉज है ना बेड है ना एक प्रीसियस है ना आइटम होता है। सो सीरियस पेशेंट्स को ही एडमिशन हो, नॉन सीरियस पेशेंट्स का ना एडमिशन ना हो, सो दैट हम और ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स कोई भी आएंगे तो उनका हम लोग है ना तत्काल व्यवस्था किया जा सकता है। उस हिसाब से एडमिशन एरिया में डॉक्टर्स के द्वारा प्रॉपर्ली स्क्रीनिंग किया जाता है और किन किन की ज़रूरी है उनको है ना तत्काल एडमिशन किया जाता है। इसके साथ साथ हम लोग ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स है ना बुलाए हैं। पहले ना चरण में 30 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स और कल है ना 40 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स, टोटल हमारे पास है ना 70 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स आ गया है। अनदर 130 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर का हम लोग ने ऑर्डर किए हुए हैं, वो भी है ना जल्दी आ जाएगा। सुपर स्पेशलिटी वाली प्लांट चालू हो गई। हाँ, इसके साथ साथ एक है ना इवन कल विधायक जी एंड सभी है ना बहुत सारे ना वेल विशर्स हैं, पब्लिक सपोर्टर्स हैं, उन लोगों ने अपना पैसा के माध्यम से पब्लिक सपोर्ट से 100 सिलेंडर्स का है ना एक प्लांट हमारे मेडिकल कॉलेज में स्थापित किए हैं। वो सुपर स्पेशलिटी में स्थापित किया हुआ है। उसका है ना प्रोडक्शन है जो ना चालू हो गया है। अभी पूरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, कहाँ हम लोग ने मेडिसिन डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक्स और सर्जरी डिपार्टमेंट को शिफ्ट किए हैं। अराउंड 70 के ऊपर है ना पेशेंट्स है ना ऑक्सीजन ले रहे हैं। वो पूरा ऑक्सीजन सप्लाई है ना इसी प्लांट से सप्लाई कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये और मेडिकल कॉलेज दोनों ऑक्सीजन सप्लाई ना इंटरलिंक्ड है। जब भी ज़रूरी है तो मतलब हम लोग इसका 100 सिलेंडर्स है ना पर डे का ये पूरी सप्लाई हम लोग वहाँ भी है ना ले सकते हैं।
इसके साथ साथ 50 सिलेंडर्स है ना की इस कैपेसिटी के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है और उसका प्लेटफॉर्म है ना बनने के लिए शुरू हो गया है। राज्य शासन से जैसे ही है ना मतलब उसका प्लांट आ जाएगा उसको भी इस्टाब्लिश किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में भी लगातार इसको है ना पहलू हुआ है हमारी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। हमारी रीवा विंध्या हॉस्पिटल दोनों है ना अपना 50-50 सिलेंडर का प्लान्स है ना उन्होंने प्लानिंग किया है। प्रॉबली इस वीक में या 10 डेज़ के अंदर है ना उनका प्लान्स है ना 50-50 सिलेंडर को आ जाएगा। प्राइवेट सेक्टर पे एक 100 सिलेंडर्स पर डे के हिसाब से एक 500 सिलेंडर्स है ना पर डे के हिसाब से इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोगों ने ज़मीन आवंटन की ऑनलाइन की प्रक्रिया है ना पूरी कर दिया है और उनको है ना बता दिया गया है कि तत्काल वो काम चालू कर दे। मेरे पास कहाँ तक जानकारी है उन्होंने तत्काल एडवांस भी दे दिया है और प्लान्स है ना ऑर्डर कर दिया है। सो इसी पेस पे हमारी ना तैयारी है भविष्य को लेकर भी है वो लगातार ना जारी है। जिले में अभी तक कुल कितनी खपत हो गई होगी, एवरेज वैल्यू क्या होगी पर डे के हिसाब से, कितना अपन खपत कर रहे हैं और कितनी ज़रूरत? लगभग हमारी है ना मतलब मोर देन 500 पेशेंट्स है ना ऑक्सीजन की ना ट्रीटमेंट ले रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और हमारे ना मेडिकल कॉलेज में। हम लोग उस हिसाब से देखें तो हमारी अराउंड 1600-1700 सिलेंडर्स हैं हम लोग लगातार है ना डेली हमारी ना खपत है। सो बट वो लिक्विड ऑक्सीजन आ रही है, लिक्विड ऑक्सीजन के माध्यम से हमारी है ना पूरा मेडिकल कॉलेज का पूरा होता है। सो अराउंड 1400-1500 सिलेंडर्स है ना डेली बेसिस पे सिर्फ मेडिकल कॉलेज में ना यूज़ किया जाता है। करहिया मंडी में फिर उमड़ी भीड़, प्रशासन व पुलिस द्वारा बनाई गई व्यवस्था। लगातार मंडी में भीड़ का नजारा देखा जा रहा था, लेकिन इसी बीच में पुलिस व प्रशासन की सख्ती के बाद यह व्यवस्था कुछ हद तक सुधर गई थी। लेकिन 3 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन की खबर के बाद एक बार फिर से मंडी में भीड़ भाड़ उमड़ पड़ी। प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन के पालन में बरती जा रही है कड़ाई। थोक विक्रेताओं को नुकसान उठाना पड़ रहा है। व्यापारियों ने बताया कि उनके पास पर्याप्त सामग्री रखी है, लेकिन कोई खरीदार अंदर नहीं पहुंच पा रहा, जिसके चलते 3 दिन में उनकी पूरी सब्जी सड़ जाएगी। थोक विक्रेताओं की मांग है कि अगर उन्हें 2 दिन का समय दे दिया जाता तो वह जिले से बाहर भी अपनी सब्जी बेच सकते। अगर गेट में ताला बंद कर दिया गया और किसी को अंदर नहीं आने दिया जाएगा तो अंदर दुकान खोलकर ही वह क्या कर लेंगे। आपको बता दें कि लगातार मंडी में भीड़ एकत्र हो रही है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन कड़ाई पर उतर आया है। कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन ने थोक विक्रेताओं को मंडी के अंदर प्रवेश की अनुमति दी है, जबकि फुटकर के लिए शहरों में ठेले वालों को छूट दी गई है। उन ठेले वालों से ही सब्जी खरीदने का प्रशासन कर अपील कर रहा है। आइए सुनाते हैं व्यापारी, थोक विक्रेता और प्रशासन द्वारा बनाई गई व्यवस्था के संबंध में नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला का क्या कहना है। आज ये करहिया मंडी में नगर निगम, जिला प्रशासन और चौराहा थाना की पुलिस और CSP साहब के द्वारा पर यहाँ पर नियंत्रण प्रणाली स्थापित की गई थी, जिसके तहत पर यहाँ पर सिर्फ थोक विक्रेताओं को ही अंदर प्रवेश दिया गया था और फुटकर विक्रेताओं को नहीं। थोक विक्रेताओं को प्रवेश देकर के उनसे सामान लेकर के अपना लेकर के जा सकते थे और जो जनता आ रही थी उनको वापस किया गया कि आप जो ठेले घूम रहे हैं उनके द्वारा ही सब्जी को खरीदें। और यह व्यवस्था जैसे कि आपको पता है कि अगले 3 दिनों तक टोटल लॉकडाउन रहेगा, जिसमें सब्जी बंद रहेगी। सभी विक्रेताओं को, सब्जी विक्रेताओं को सूचित कर दिया गया है कि अगले 3 दिन तक कोई भी यहाँ पर करहिया मंडी में प्रवेश ना करे, ना आए यहाँ। सभी कुछ जानकारी के अभाव में कुछ जो असली किसान थे उनको 1 घंटे तक बाहर रखा गया ऐसा। उसके बाद फिर कुछ संबंधित थाना प्रभारी ने बताया कि नियम ये है, तो फिर उनको अंदर जाने दिया गया, तो उनका 1 घंटे का समय बर्बाद हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसी जानकारी हमको प्राप्त हुई थी उनको अंदर प्रवेश कर दिया गया था, सारा सामान उन लोगों का विक्रय कर दिया। DGR कंपनी ने धोखाधड़ी करते हुए की करोड़ों रुपए की ठगी। आपदा में भी अवसर तलाश करने वाले अपनी जेब भरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी से अपने पांव पसार रहा है, वहीं दूसरी तरफ पैसे के लालच में लोग इतना गिर चुके हैं कि ठगी करने के नए नए तरीके अख्तियार कर भोले भाले लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं। मामला है DGR फार्म एंड लीजियनस लिमिटेड एवं DGR क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कंपनी का, जिसके द्वारा धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए की ठगी की गई है और अब कंपनी के लोग फरार बताए जा रहे हैं। इधर इस बात की शिकायत ठगी का शिकार हुए लोगों द्वारा मऊगंज थाने में की गई, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है और कंपनी के लोगों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि कंपनी द्वारा निवेशकों को उच्च ब्याज का लालच देकर पैसे जमा कराए गए। वहीं लोग भी पैसे जमा करने के लालच में कंपनी व उसके कर्मचारियों के झांसे में आकर अपने खून पसीने की कमाई लुटा बैठे। लेकिन जब कंपनी द्वारा बताई गई अवधि पूर्ण हुई, तब तक कंपनी का कार्यालय बंद हो गया था और कंपनी के लोग भी फरार हो चुके थे। इसके साथ साथ कंपनी का हेड कार्यालय भोपाल भी बंद हो चुका है, जिसके बाद निवेशकों ने विभिन्न थानों में कंपनी एवं संचालक के विरुद्ध FIR दर्ज करवाई है।
ठगी का शिकार हुए लोगों ने बताया कि कंपनी द्वारा तरह तरह के लालच देकर पैसे जमा करवाए गए थे। इतना ही नहीं, बकायदा एग्रीमेंट भी किए गए थे, लेकिन पैसे देने के समय पर कंपनी फरार हो गई। बताया जा रहा है कि इस मामले में सिंगरौली जिले के जियावान थाने में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई। पकड़े गए लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि इस तरह के मामले आए दिन सामने आते हैं, जिसमें कंपनी आम लोगों को अपने जाल में फंसाकर ठगी करती हैं और फिर धीरे से फरार हो जाती हैं। ऐसी कंपनियों के खिलाफ शासन प्रशासन स्तर पर ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन ऐसी फर्जी कंपनियां लोगों को लूट रही हैं। कहाँ से? मऊगंज वार्ड नंबर 7। क्या घटना हुई है? ये DGR कंपनी एक थी मऊगंज में खुली हुई, जिसका हेड ऑफिस भोपाल में था और ब्रांच जिला ब्रांच रीवा में था। यहाँ पर निवेश हुआ मऊगंज ब्रांच में भी, जिसका मतलब आज तक कोई भुगतान नहीं हुआ और लगभग मऊगंज से 2.25 करोड़ रुपए का मतलब निवेश हुआ, जिसमें भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना करके ऊंची ब्याज दर पर और निश्चित अवधि के लिए निवेश कराया गया। इसका आज तक कोई भुगतान नहीं हुआ और कंपनी बंद हो गई और यहाँ से ब्रांच भी बंद हो गई मऊगंज से। हेड ऑफिस भोपाल भी बंद कर दिए। 2 लोग डायरेक्टर जो थे मंडल के, वो वहाँ पर सिंगरौली पचौर जेल में बंद हैं। मऊगंज के भी एक डायरेक्टर थे उनके द्वारा मंडलों में, लेकिन वो भी यहाँ से अंडरग्राउंड हैं। करीब 4 महीने पहले की घटना। DGR कंपनी का कार्य क्या था? ये पैसे का जमा कराना और निवेश राशि का ब्याज सहित भुगतान करने का एक मतलब FD RD का मतलब डॉक्यूमेंट दिया जाता रहा। कितने % ब्याज देती थी? ये 10 से 12%, 13% तक ब्याज भुगतान का मतलब लिखित दस्तावेज दिया गया। इसमें टोटल धोखाधड़ी की गई है। किसी का भी कोई पेमेंट नहीं हुआ और लंबे समय के बाद बंद कर दिया गया निवेश के बाद। कितने? 5 साल इस तरह से मैंने इनकी अलग अलग स्कीमें थी। तो आपके द्वारा कितना जमा किया गया था? हमारे द्वारा लगभग 36 लाख रुपए जमा हुए थे, 35-36 लाख रुपए आपके द्वारा जमा? जी, हमारे द्वारा भी और स्वयं का भी था निवेश उसमें। आपको पता कैसे चला कि कंपनी धोखा? जब यहाँ ब्रांच गए, ब्रांच बंद मिली, डायरेक्टर बंद मिले, गायब मिले। बोलते रहे कि हाँ मिलेगा, फ़ोन से कंसल्ट होता रहा, फ़ोन भी बंद हो गए। सभी के फ़ोन बंद हैं, आज भी बंद हैं। आपने हेड ऑफिस पे संपर्क करने? हेड ऑफिस में कोई है ही नहीं है, सब फ्रॉडगिरी मैंने समझ में आ गया। लास्ट में आप लोगों के द्वारा क्या किया गया? हमारे लोगों के द्वारा कोई भुगतान ही नहीं किया गया, पूरा गपक दिया गया पैसा ही। अब क्या बताएं क्या हुआ। जनता परेशान हो रही है और FIR भी हुई है उसके संबंध में। किस थाने में? मऊगंज थाने में भी हुई है, अन्य विभिन्न थानों में हुई है। जैसे वो जियामन थाना में भी हुई है, वहाँ से भी जानकारी मिली, सीधी में भी जानकारी मिली, अमिलिया से भी जानकारी मिली, रीवा से भी FIR हुई है, वहाँ से भी जानकारी मिली। सब एक दूसरे के पैसा मिले, सबका इतने चाहते हैं। कोई हमारा किसी से दुश्मनी नहीं, सबका पैसा भुगतान होना चाहिए, बस जिस हिसाब से जमा हुआ उस हिसाब से मिले। हमारे यहाँ 779/20 कायम है, जिसमें DGR फर्म्स एंड लीजियर्स लिमिटेड का DGR क्रेडिट कॉर्पोरेशन सोसाइटी के द्वारा लोगों निवेशकों से पैसा जमा कराया गया था। उसके संबंध में अभी शिकायतकर्ता एवं साक्षियों को बुला करके उनके कथन नोट किए जा रहे हैं। मुकदमा कायम है, उनसे निवेश के जो दस्तावेज दिए गए थे उनकी मांग की गई है, जो अभी उपलब्ध नहीं कराए हैं। उपलब्ध जैसे कराएंगे जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। और SP साहब को पत्र लिखा है ताकि कलेक्टर साहब के द्वारा से हमें जानकारी मिल सके। और भी पत्राचार किए जा रहे हैं, विवेचना इसमें चल रही है और समयानुसार इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। सर, इसमें कुछ आरोपी भी गिरफ्तार किए गए? नहीं, अपने यहाँ भी गिरफ्तार नहीं है। ऐसा जानकारी मिली है कि थाना जियावन के अपराध में 2 आरोपी जो हमारे प्रकरण में हैं वो गिरफ्तार हैं, तो उनके लिए प्रोडक्शन वारंट जारी कराया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, इसमें पूछताछ भी की जाएगी। सर, इन लोगों के द्वारा कितने रुपए तक जी? इन लोगों के द्वारा नहीं, करीब अभी इनका मोटे तौर पर 2.25 करोड़ के आसपास का बता रहे हैं। और सारे दस्तावेज हमारे पास आ जाए मूल इनके, उसके बाद उसकी गणना कर लेते हैं। बाकी मोटे तौर पर इनका ये कहना है, शिकायतकर्ता का यह है कि पूरे क्षेत्र में कई लोगों से पैसा जमा कराया गया, जिसमें 2 करोड़ के आसपास पैसा जमा हुआ। लॉकडाउन का उल्लंघन किए जाने को लेकर गुरुवार को SDM शैलेंद्र सिंह के निर्देशन पर कार्यवाही की गई और प्रकाश मेडिकल स्टोर तथा बालाजी मेडिकल स्टोर के खिलाफ 5,000 रुपए का चालान भी काटा गया। सिरमौर चौराहे के पास स्थित प्रकाश मेडिकल स्टोर एवं बालाजी मेडिकल स्टोर में प्रशासन ने 5,000 का जुर्माना लगाया है।
एसडीएम के साथ नगर निगम अमला भ्रमण पर निकला हुआ था, तभी देखा गया कि दोनों मेडिकल दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। मौके पर पहुंचे एसडीएम और तहसीलदार ने मेडिकल दुकानदारों को समझाइश दी और दोनों दुकानों पर 5000 का जुर्माना लगाया। वहीं दोनों मेडिकल दुकानदार के ऊपर पिछली बार भी कार्यवाही की गई थी और इस बार मेडिकल दुकानदारों को समझाइश दी गई है। बताया जा रहा है कि दुकान में ग्राहक दवाइयां लेने आते हैं, गाड़ियों को रास्ते में खड़ा कर देते हैं, जिससे काफी भीड़ एकत्रित हो जाती है। फिलहाल प्रशासन ने दोनों मेडिकल दुकानदारों को समझाइश दी है और 5000 का जुर्माना लगाया है। मेडिकल स्टोर्स के बारे में लगातार शिकायतें आ रही हैं कि ये लोग कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन नहीं कर रहे। सोशल डिस्टेंसिंग और अपने स्टाफ के साथ जो गाइडलाइंस हैं, चाहे मास्क पहनने का हो, चाहे कि अपना बाकी सुरक्षा उपकरणों का, वो सब नहीं किए जाने का यहाँ पे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो हमारा फैल रहा है कोरोना, वो कहीं इन स्थानों पे तो नहीं जहाँ हम लोग उसकी दवाइयाँ लेने जाते हैं। तो इसके लिए कलेक्टर साहब ने खुद भी आज उसके सामने दवा मार्केट जो अपना सामने है SGMH का, वहाँ विजिट किया। वहाँ भी 1-2 दुकानों को समझाइश दी है। और यहाँ ये बड़ी जो मेरे ख्याल से सिरमौर चौराहे जो प्रकाश और बालाजी मेडिकल, ये जो है यूनिवर्सिटी थाना कैंपस की बहुत बड़ी मेडिकल, और यहाँ हमेशा से बहुत भीड़ लगती है। तो इनको भी समझाइश दी गई और फिर इनका जुर्माना किया। अभी किस तरह की कार्रवाई की गई है? अभी इनको 5-5 हज़ार जुर्माना करके और पीछे करने का निर्देश दिया गया है। पहले भी इन पर जुर्माना किया जा चुका है और इनको समझाइश दी गई, यदि नहीं मानेंगे तो फिर दुकान बंद करने की कार्रवाई करनी पड़ेगी। गाड़ियाँ भी रास्ते में खड़ी रही हैं। जी हाँ, गाड़ियाँ इनके स्वभाव ये शुरू से ही ऐसा है कि इनके यहाँ दुकानों भीड़ ज़्यादा होती है, तो लोग सड़क का यूज़ पार्किंग के तौर पर कर लेते हैं। ये जो अपनी मतलब 30-35 फीट की सड़क है, इसमें से 15 फीट इनका पार्किंग में स्पेस चला जाता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये अपने दुकान थोड़ा पीछे लें, ग्राहक थोड़ा अंदर आए और कम से कम 20-25 फीट की सड़क पार्किंग के बाद भी लोगों को मिले, जिससे आवागमन। कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा में गुड मॉर्निंग ग्रुप का देखा गया सराहनीय योगदान। अस्पताल में भर्ती मरीजों को बांटी गई खाद्य सामग्री। संक्रमण के दौरान लगातार समाज के लोग आगे आ रहे हैं और पीड़ित मानवता की सेवा में बेहतरीन व अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में 29 अप्रैल को गुड मॉर्निंग ग्रुप की सराहनीय पहल देखने को मिली, जहां ग्रुप द्वारा कोविड मरीजों को बिस्लरी बॉटल, बिस्किट समेत अन्य खाद्यान्न सामग्री वितरित किए गए। अस्पताल के चिकित्सकों को सौंपी गई और यह कार्य सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में किया गया। इस दौरान अस्पताल के जिम्मेदार चिकित्सकों के साथ गुड मॉर्निंग ग्रुप के चेयरमैन सुनील अग्रवाल, गुलाब साहनी, जितेंद्र शाह, अतुल अग्रवाल समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। पुलिस व प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्यवाही के बाद भी बाजार में खुलेआम कोरोना कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दुकानदार लगातार सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 की गाइडलाइन के उल्लंघन के साथ कलेक्टर के निर्देशों का भी अवहेलना करते देखे जा रहे हैं। मामला है धोबिया टंकी के समीप कटरा मार्ग सराफ कॉम्प्लेक्स का, जहां दुकानदार बाहर से तो शटर गिराए हुए थे, लेकिन अंदर इनकी दुकानों में ग्राहकों की भारी भीड़ देखी गई, जो पूरी तरह से शासन की गाइडलाइन का उल्लंघन है। आप देख सकते हैं किस तरह से दुकान में भीड़ देखी जा रही है। दुकानदार द्वारा जमकर कालाबाजारी भी की जा रही है। इतना ही नहीं, दुकानदार द्वारा गुटखे की भी जमकर कालाबाजारी की जा रही है और बाजार बंद होने का जमकर फायदा उठाया जा रहा है। अब चलने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। कोविड-19 प्रभारी पहुंचे रीवा, ली जिम्मेदारों की बैठक, जारी किए आवश्यक दिशा निर्देश। कैदी की मौत के पश्चात परिजनों ने किया अस्पताल गेट के समक्ष हंगामा। रीवा जिले में 3 दिन रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन और मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं कराए जाने फैलाई जा रही अफवाह। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।